क्लास 10th के दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ाएंगे और आपका जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है इन सीरीज और पैरेलल में, उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, क्योंकि उसी पर डिपेंड होता है। उससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो जब भी बनाएं और लोड करें तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, एग्ज़ाम का समय है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मैं संजय पांडे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से साइंस और मैथ की क्लासेस ले रहा हूं और एक लंबा एक्सपीरियंस है। इस वजह से हम ये जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो हम उसी हिसाब से वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं ओम्स लॉ। Ohm's law, according to Ohm's law, electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, provided the temperature and other physical conditions of the conductor remains the same। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? यहाँ पर T कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिएगा उसको हमने R कंसीडर किया है। ध्यान रखिएगा, R के अलावा यहाँ पर कांस्टेंट आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से क्योंकि ये R जो है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो ओम्स लॉ का फार्मूला है वो ये है। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है V अपॉन I। V अपॉन I का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही इक्वल होता है। वैल्यू आप कितनी बार भी प्रैक्टिकल करें, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप पाएंगे कि जो रेशियो आएगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी लिखने को आ जाए तो लिख देंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो आपका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो हम ये पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये हमें ये बताती है कि जो रेशियो है दोनों का वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ओम्स लॉ इतना ही था। आपके में जो आएगा एग्ज़ाम में वो इतना ही आएगा। अब हम आपको ये बताएं अगर कि आखिर जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है।
लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस of a conductor depends। तो ध्यान से देखें किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। पहला, कंडक्टर की लेंथ पर। किस पर डिपेंड करेगा? कंडक्टर की लेंथ पर, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब यह है कि जितना लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की उतना ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्लियर? आगे देखें, दूसरा किस पर? दूसरा जो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करेगा एरिया पर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है मटेरियल पर। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। क्लियर? अब देखें, इसी तरह से हम लोग आगे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे, एक नई चीज निकलेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ पर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो कांस्टेंट होगा रो। ये इस तरह से बन जाता है, इस सिंबल को कहते हैं रो, L बाई A। क्लियर? यहाँ पर इक्वल टू लगेगा क्योंकि कांस्टेंट आपका आ चुका है। रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ध्यान दें, रो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ध्यान रखें, रेजिस्टिविटी आपके उसमें आती है, न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आता है, आप याद जरूर रखें। ठीक है। तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा RA अपॉन L। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? ये भी फार्मूला ही है आपका, इसको याद रखें। क्लियर? यहाँ पर लिखेंगे वेयर रो RHO इज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है। ध्यान रखिएगा, SI यूनिट रेजिस्टिविटी का यहाँ लिखेंगे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। ओम इस तरह से बनता है ऐसे, और यहाँ बना देंगे मीटर, ओम मीटर इस तरह से। ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से आपका हमने अभी ओम्स लॉ आपको बताया है, और उसके साथ साथ हमने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताया है, और ये भी बताया है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है।
अब हम आपको रेजिस्टेंस को ऐड करना बताएंगे, कंबाइन करना बताएंगे कि रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन करें तो कितनी तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले कि आपको हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताएं, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टोटल साइंस का चैनल है। इसमें साइंस से रिलेटेड ही कंटेंट रहेगा, इसमें खिचड़ी नहीं होगी कि कई सब्जेक्ट इसमें मिल जाएं। ये टोटल प्योर साइंस का चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने इस मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दें। वीडियो क्वालिटी की कंडीशन ये है कि बहुत अच्छा हमारे पास कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा हो सकता है। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को, और जो सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से हम रजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, इसको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। पहला इन सीरीज, ध्यान दीजिए, इन सीरीज में हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। 3 रजिस्टर्स हैं, उनको कंबाइन कर लेते हैं। एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखें, ये आपका अमीटर हो जाएगा, ये आपका की हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी लग जाएगी बैटरी। क्या लगेगी? बैटरी यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस होगा। क्लियर? और आगे इस तरह से इसमें मिला देंगे। क्लियर? ये आपका रजिस्टर R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखें, इन सीरीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी चीज़ की होती है कि इन सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पोटेंशियल का होता है। किसका होता है? पोटेंशियल का होता है। मतलब ये कि अगर इसके बीच में यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है, ठीक है, क्या है? पोटेंशियल V है, तो इनके बीच में ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा। क्लियर? और आप याद रखें कि जो हमारा करंट है उसका डायरेक्शन फ्लो करने का होता है माइनस से प्लस की ओर। किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होती है वो होती है आपकी इन पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर इन सीरीज में कर दिया तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएगा तो पोटेंशियल आपका 220 आता है। ठीक है ना? और 220 को अगर जितने भी अप्लायंसेस चलाएंगे उसमें बढ़ जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो वायरिंग होती वो इन पैरेलल में होती है। इन पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल का नहीं होता। इसी वजह से हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनमें जितना भी 220 वोल्ट अगर आ रहा तो सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट मिलता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ओम्स लॉ क्या होता है, यहाँ लिखेंगे बाय ओम्स
लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। इसी तरीके से अगर इसके लिए हम देखें तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू आई आर वन। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू आई आर टू। थर्ड के लिए V3 इक्वल टू आई आर थ्री। क्लियर। अब क्या करें, इसको साफ कर दें। आप लोगों ने इस डायग्राम को बना लिया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देख लें। रिजल्टेंट पोटेंशियल जो होता है वो V होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने पर क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना। अब सभी की ये जो वैल्यू है रख दीजिए। V की वैल्यू है IR, V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3। क्लियर। तो IR इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला इन सीरीज का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर का वो सेकेंड टाइप है इन पैरेलल। ठीक है। इन पैरेलल की कंडीशन क्या होती है देख लीजिए। एक आपका इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर, एक यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा ना। क्लियर। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, बैटरी। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक की हो जाएगी। इधर पर आपका अमीटर हो जाएगा। करंट को अमीटर के थ्रू क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है। करंट इस तरीके से आएगा माइनस से प्लस की ओर। ठीक है। यहाँ पर करंट जो आपका चल रहा है वो I चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्या है पोटेंशियल है वो है V। ठीक है। मान लीजिएगा ये पॉइंट आपका A है, ये B है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे इसको देखेंगे, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये आपका रजिस्टर हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3। क्लियर। अब देखिए ओम्स लॉ यहाँ लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा ना। ठीक है। ये तो हो गया ये पूरे सर्किट के लिए। आगे जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। ठीक है। और I3 इक्वल टू V अपॉन R3 ये हो जाएगा ना। ध्यान से देखें। अब देखें आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लोगों ने बना लिया होगा। तो रिजल्टेंट जो करंट है वो I है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो I1 हो जाता है, I2 हो जाता है, I3 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लिया, भाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ था टोटल इतना ही होगा, है ना। तो I इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर। I1 इक्वल टू V अपॉन R1,
I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहाँ हो जाएगा V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, बस आपका इतना ही ये है जो हमने बताया है। एग्ज़ाम में आएगा तो आप इतना ही कर दीजिएगा। और ये भी आपको हमने बता दिया है कि घरों में जो वायरिंग होती है वो इन पैरेलल होती है, इन सीरीज़ में नहीं होती है, क्योंकि हमें पोटेंशियल की ज़रूरत हमें हर अप्लायंस को चलाने के लिए होती है। और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं होता है वो पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इन सीरीज़ में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम जो वायरिंग है घर की उसको हम पैरेलल में कराते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। स्टूडेंट्स, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। आपके जो ये हमने दोनों टॉपिक कवर किए हैं ये एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।